नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या बहराइच में हुए एनकाउंटर पर अब मजहबी सियासत शुरू हो गई है? क्या राम गोपाल मिश्रा को मारने वाला सरफराज मुसलमान तभी एनकाउंटर पर संग्राम मचा है? सवाल है कि क्या विपक्षी नेताओं को एनकाउंटर में आरोपी का गुनाह नहीं सिर्फ मजहब दिखाई देता है? बहराइच में राम गोपाल को मारने वाले सरफराज और उसके साथी तालीम का कल यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। ये उसके बाद की तस्वीरें हैं। एनकाउंटर में दोनों के पैर में गोली लगी है, लेकिन विपक्ष ने एनकाउंटर पर ही सवाल उठा दिए, फेक बता दिया। अखिलेश यादव ने तो सवाल यह तक कर दिया कि अगर फेक एनकाउंटर तो क्या सरकार सरफराज और तालीम को नौकरी देगी? वहीं कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद ने चुनावी रैली में बहराइच एनकाउंटर को मजहबी रंग देने की कोशिश की, तो अवैसी रवि एनकाउंटर को एक समुदाय के लिए नफरत फैलाने वाला बता दिया। सवाल है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए आरोपी से हमदर्दी हो रही है? क्या गुनहगार कबूल है पीडीए तेरे लिए? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सुल्तान भाई, इमरान भाई, फिर तुम्हारी पहचान तुम्हारे लिबास से होती है। मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम, और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे? क्या ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है? ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। क्या हत्यारे का कोई धर्म होता है? क्या दंगाई की कोई जाति होती है? आप कहेंगे नहीं। अपराधी अपराधी होता है, हत्यारा हत्यारा होता है, लेकिन जब मरने वाला राम गोपाल मिश्रा हो और मारने वाला सरफराज मुसलमान हो तो फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए एनकाउंटर में भी मजहब खोजा जाता है। अपराधी की जाति और धर्म देखकर सियासत शुरू हो जाती है। यूपी में एक खास किस्म का सियासी शोर जो हर बार उठता है, वो कल बहराइच कांड के आरोपियों के एनकाउंटर पर भी उठा। पुलिस ने आरोपी सरफराज और तालीम को एनकाउंटर में गोली क्या मारी, सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, विपक्ष को आरोपियों के साथ मुठभेड़ में सिर्फ मजहब दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने कैसे सियासी कार्ड खेला वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए इमरान मसूद का ताजा बयान, कैसे एनकाउंटर को मजहबी रंग देकर चुनावी सभा में मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और डराने की कोशिश की गई। बहराइच के अंदर किसी सैयद साहब की या किसी जो पसमंदा की बात करते हैं, किसी पसमंदा साहब की सिर्फ इसलिए जान बच गई हो कि आप अगड़े हैं या आप पिछड़े। अरे जब तुम्हारे पिटने का नंबर आता है तो ना कोई कुंवर रहता ना मसूद रहता है, फिर तुम रहते हो फुरकान भाई, सुल्तान भाई, इमरान भाई, फिर तुम्हारा नाम आगे और पीछे नहीं देखा जाता। फिर तुम्हारी पहचान तुम्हारे लिबास से होती है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे चेहरे से होती है। ये समझ में नहीं आता कि आप आज आपको समझना पड़ेगा। सरफराज का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश को उसका गुनाह नहीं दिखा, सिर्फ वोट बैंक दिखा। अखिलेश ने सीधे सीधे एनकाउंटर पर सवाल उठाए, एनकाउंटर को सरकार की नाकामी छिपाने वाला बताया। और तो और अखिलेश यादव राम गोपाल मिश्रा को मारने वाले आरोपी सरफराज और तालीम के बचाव में उतर गए। राम गोपाल मिश्रा को मुआवजे और नौकरी की बात को तंज करके टाल दिया, जबकि आरोपियों को नौकरी देने की मांग कर डाली। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर, और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम? अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे? क्या ये अखिलेश यादव जी किस प्रकार से कहते हैं कि राम गोपाल मिश्र के परिवार को नौकरी या मुआवजे के लिए वो मांग नहीं करेंगे, ये दिखाता है कि कितनी असंवेदनशीलता और किस प्रकार की मानसिकता है। जब राम गोपाल मिश्र को 25 से 30 छर्रे लगे, उस दिन एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने
जस्टिफाई करते हुए कहा कि अरे झंडा निकालोगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी, डीजे म्यूजिक प्ले करोगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार के कुतर्क समाजवादी पार्टी के लोग देने लगे। यह दिखाता है कि उनके मन में केवल दंगाइयों को सुरक्षा कवच देना है, परंतु जो पीड़ित है उनके लिए कोई बात नहीं उठाएंगे, क्योंकि पीड़ित हिंदू पक्ष से हैं और दंगाई जो है वो वोट बैंक से है। 13 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मरने वाला ब्राह्मण था, तब इन सियासतदानों की आवाज तक नहीं निकली, मानो बहराइच में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब बर्बरता का हिसाब लिया जाने लगा तो अखिलेश यादव और इमरान मसूद जैसे विपक्षी नेताओं का दर्द क्यों छलकने लगा? विपक्षी नेता क्यों विलाप करने लगे? क्योंकि आरोपी खास समुदाय से है। क्या दर्द छलकने की असली वजह वोट बैंक है? क्योंकि रामगोपाल मिश्रा का कत्ल हुआ, वो अखिलेश के पीडीओ वाले फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते तो चुप्पी साध ली। और जब सरफराज का एनकाउंटर हुआ तो वो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान वाले फॉर्मूले में फिट हो गया तो सियासत शुरू हो गई। इतना ही नहीं, इससे पहले जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तब भी अखिलेश ने सवाल उठाए। मंगेश यादव था तो जाति कार्ड खेला, और जब पुलिस ने सुल्तानपुर लूटकांड के दूसरे आरोपी अनुजपाल सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया तो अखिलेश ने उस एनकाउंटर को बैलेंस करने वाला एनकाउंटर बताकर नई सियासत शुरू कर दी। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। आरोपी मुसलमान है तो वैसी की पार्टी भी चुप कहां बैठती। ओवैसी भाईजान ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए। ओवैसी कह रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशनर बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। कानून व्यवस्था तो एकदम खत्म हो चुकी है, जंगल राज चल गया। जहां पर पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद सेफ नहीं, उनको गोली मार के चले जाते हैं, तो किस दिशा में ले जाएंगे? तो हम तो यही सवाल करेंगे कि ये सब चीज जो है एनकाउंटर वगैरह ये नहीं होना चाहिए। सबको कायदे कानून का पालन करना चाहिए, वरना तो एक दिन आएगा कोर्ट कचहरी सब बंद कर दो, वकीलों को अपने घर पे भेज दो, जो भी पकड़ाया उसको पकड़ के लाइए, उठा के सीधा ठोक डालो, खत्म कर दो किस्से को वहीं पर। ये तो जंगल राज है। ऐसे में सवाल है, क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष आरोपियों के एनकाउंटर पर भी सियासत कर रहा? आरोपी मुसलमान है तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एनकाउंटर को भी मजाक से जोड़ा जा रहा? सवाल ये भी है कि आरोपी को पीड़ित बताकर विक्टिम कार्ड खेलने से ही वोट बैंक बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, शिवराज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, और फराज किदवई है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई, पहला सवाल आपसे, और सवाल बहुत सीधा सा है। मरने वाला पीडीए से बाहर का, मारने वाला पीडीए के अंदर का, इसलिए आपको मारने वाले की चिंता ज्यादा है? राकेश जी, आपको कुछ पता चला आपके बारे में? क्या बताइए। आप जिहादी हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक कि जो न्यूज चैनल्स बहराइच में जा करके रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो रिपोर्टिंग जिहाद कर रहे थे। अब उसमें पता नहीं आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है कि नहीं है, वैसे जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें आपके भी उन्होंने जर्नलिस्ट का नाम लिखा है। तो अब ये पहले तय करना पड़ेगा कि आप जिहादी हैं कि नहीं। फराज किदवई साहब, आपको एक बात पता है? बताइए बताइए आपके बारे में। सर, आप नेता है लेकिन जर्नलिज्म की चिंता ज्यादा करते हैं और नेतागिरी की चिंता कम करते हैं। आपकी पार्टी आपको अपनी पार्टी की रणनीति बताने के लिए भेजती है, पार्टी का स्टैंड बताने के लिए भेजती है, लेकिन आप वो काम करने की बजाय हमें सवाल कैसे पूछना चाहिए, रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए, पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए, इसकी चिंता ज्यादा करते हैं। सर, तो ये चिंता मत किया करिए। हमें कौन क्या कहता है वो हमारे हिस्से का काम है, वो मैं देख लूंगा। सर, आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। देखिए राकेश जी, हम लोग राजनेता हैं, आप सही बोल रहे हैं, चाहे हम हो चाहे शिवम त्यागी जी हो। और पॉलिटिकल सिनेरियो में जो पत्रकारिता है वो भी आती है। तो अगर हमारे भाई जैसे राकेश पांडे को कोई जिहादी बोलेगा तो मुझे तो तकलीफ होगी। नहीं, आपको भी कोई जिहादी बोलेगा तो तकलीफ होगी, लेकिन मेरे को कोई बोलेगा, मेरे मुंह पर आकर बोले, उसका हिसाब किताब मैं देख लूंगा। और आपने चिंता कर दी सर, आपका शुक्रिया। आपने इतना मेरे बारे में सोच लिया, आपका शुक्रिया। सवाल पर लौटाइए सर, समय खराब मत करिए। जी, अब मैं सवाल पे लौटाता हूं। देखिए क्या है कि जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी
तो सरदार पटेल जी ने, राकेश जी, गोलवलकर साहब को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई वो इसलिए हुई कि गोलवलकर और उनके वर्कर ने देश में एक नफरत वाला माहौल बनाया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई। ये शुभराष्ट्रा माई छोटी बहन बैठी हुई है, ये काफी पढ़ती लिखती हैं, ये इनको पता होगा। तो जो नफरत का माहौल ये 1947 से बना रहे थे, आज भी उसी नफरत के माहौल पर ये स्टिक करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे। राकेश जी, जो मिश्रा लड़का था उसकी जो हत्या हुई वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत जो है वो संविधान से चलता है, उसकी हत्या भी गलत थी और उसको जो उसने किया और उसको उकसाने वाले जो लोग थे वो भी वैसा नहीं करना चाहिए था। अब आप देखिए राकेश जी, होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जब से लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हारी है, इनकी बौखलाहट जग जाहिर है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। नहीं फराज भाई साहब, मैंने कहा ना सर, समय मेरे शो में थोड़ा सा कम होता है सर, इसलिए मैं चाहता हूं कि एकदम स्टिक रहें डिबेट की लाइन पर सर। तो आपने इतनी देर तक बात की, आप गए मिश्रा, आप गए रामगोपाल, लेकिन आप सरफराज पर नहीं आ रहे हैं लौटकर। और इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने अभी थोड़े दिनों पहले एक जो लाल रंग का, जरा वो तस्वीर हो तो डाल भी दीजिएगा टेलीविजन स्क्रीन पर, आपने पीडीए की जो परिभाषा बताई ना सर, पिछड़ा दलित ए फॉर, आपने लिख दिया उस पर अल्पसंख्यक मुसलमान। अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुसलमान से आपका मतलब है, और सरफराज उस क्राइटेरिया में फिट बैठता है, इसलिए आप सरफराज पर नहीं जा रहे हैं कि उधर जाएंगे तो सरफराज की आलोचना करनी पड़ेगी, तो कहीं वो वाला वोट बैंक नाराज ना हो जाए आपका। ये काम आपने अयोध्या में भी किया। सुनिए राकेश जी, आप मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन आप अच्छी जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं सर। प्लीज, मैंने पहले कह दिया ना, जर्नलिज्म मत सिखाइए सर। आप सीनियर हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप राजनीति करिए सर, मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो ए की डेफिनेशन बताई है, आप उनके ट्वीट्स पर चले जाइए, उनके बयानों पर चले जाइए। ए में आधी आबादी जो अरे भैया, ये रथ है, पिछड़ गए हैं, इस पर जो मूर्ति रखी हुई है, इस पर आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माल्यार्पण किया। इस पर देखिए, ए फॉर अल्पसंख्यक मुस्लिम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुस्लिम को गिन रही है आपकी पार्टी। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, तो सर आप राजनीति ठीक से कर लीजिए। माफ करिएगा, आप सीनियर हैं, मुझसे उम्र में ज्यादा हैं, हो सकता है दोगुने भी हो, लेकिन सर माफ करिए, आप राजनीति ठीक से नहीं कर रहे हैं। राकेश जी, आप जो है, मैंने तो आपको एक बहुत ही फ्रेंडली एडवाइस दी थी, मुझे लग रहा है आप बुरा मान गए। नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं भी फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूं, और एक सच्चे पत्रकार के तौर पर एक राजनेता को सीख दे रहा हूं कि अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं होता है, दूसरे लोग भी हैं अल्पसंख्यक में, तो उनको भी गिनिए, तब मानूंगा कि आप सच्चे अर्थों में राजनेता हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको जिहादी करी, आप जिहादी हैं क्या, ये बताइए। सर प्लीज, फिर आप मेरी चिंता मत करिए शिवम त्यागी। मैंने आपको सर 5 मिनट दिया, 5 मिनट डिबेट की शुरुआत में आपको दिया, लेकिन आप सवाल की लाइन पर नहीं आए, और इसलिए नहीं आए शिवम त्यागी क्योंकि सरफराज इनके पीडीए के फॉर्मूले में फिट बैठता है, रामगोपाल नहीं। बेशक इन्होंने एक चीज कही कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था की फेलियर है, उसी की वजह से होता है। अखिलेश यादव भी यही कहते हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या बंगाल में जब जो है प्रोसेशन पर यानी कि शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती है वो भी लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है? जब ये ही स्थिति जो है झारखंड में होती है तो भी ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है? जब ये मध्य प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र में होती है तो भी ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी। ये लॉ एंड ऑर्डर में सारी स्थितियां ऐसी क्यों होती हैं कि सरकार चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, गैर भाजपा गैर कांग्रेस हो, लेकिन पर्टिकुलरली एक समाज से दूसरे समाज पर, शोभा यात्रा पर, और इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं दुर्गा विसर्जन पर, गणेश विसर्जन पर पत्थरबाजी होती है? क्यों भाई? शिवम त्यागी के हाथ में पत्थर क्यों नहीं है? जब शबे बारात का जुलूस निकल रहा है, ईद की वो जुलूस निकल रहा है, तो शिवम त्यागी के हाथ में पत्थर क्यों नहीं है? शिवम त्यागी के डर की वजह से सलमान को क्यों सिक्योरिटी नहीं चाहिए, पुलिस नहीं चाहिए? क्योंकि मैं मारता ही नहीं हूं या कोई भी मार ही नहीं रहा है। विषय बहुत साफ है। कानून व्यवस्था के अलावा भी, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है माइंडसेट का, और उस माइंडसेट की वजह से लगातार ये होता है। अब सलमान पर आते हैं, या फिर जितने भी कोई भी नाम आप ले लीजिए, सरफराज पर ले लीजिए, लेकिन किसी को भी ले लीजिए, मतलब एक जेनरिक बात मैं कर रहा हूं। यहां पर विषय साफ है। जिस तरह की स्थितियां बनाई गई, जो माहौल बनाया गया, उसके बाद जो है ये सब हुआ, और उस होने का कारण सिर्फ एक ही है कि कहीं ना कहीं वो जो मानसिकता है वो बदल नहीं रही। इन्होंने कहा कि खास तौर पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि मैं तो बिना नाम जाने, ये सुनते ही कि एनकाउंटर हुआ है, किस धर्म से हुआ है बता दूंगा। लेकिन उन्होंने एक चीज मुझे नहीं बताई कि ये भारत यादव, ध्रुव त्यागी, गंगाराम, अंकित सक्सेना, किशन भरवाड़, कमलेश तिवारी, उमेश कोले, कन्हैया लाल, रिंकू शर्मा, रुपेश पांडे, रतन लाल, हर्षा, प्राची, निकिता, विष्णु, चंदन, प्रशांत, नीरज, ट्विंकल, ये सब कौन है भाई?
ये किस तरीके से जो है लिंचिंग दूसरी तरफ से हो रही है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और यहां पर भी एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से रामगोपाल की लिंचिंग हुई है, ये पूरे के पूरे तरीके से एक मानसिकता है, और ये हर राज्य में है, देश के हर क्षेत्र में है, ना भाजपा ना कांग्रेस, आज इन सबसे दूर हर जगह है। मुझे लगता है कि उस पर काम करने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा बात हो रही है, और इससे ज्यादा बात फराज की दुबई ये हो रही है कि सरफराज तालीम के लिए नौकरी चाहिए। नौकरी आप सरफराज तालीम के लिए नौकरी चाहिए। नहीं, सिर्फ इतना नहीं है। अखलाक को जब लिंचिंग हुई थी, आपको याद होगा, अखिलेश यादव खुद जाकर वहां पर 30 लाख रुपए तो देके आए ही थे। उसके भाइयों तक को, 3 भाइयों तक को भी 5-5 लाख रुपए दिए थे। और कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो वहां नहीं गई थी? और आज अगर मैं बात करूं तो रामगोपाल के बारे में कोई एक ट्वीट बता दीजिए, कोई एक बात बोलिए फराज की दवाई, बोलिए टीएमसी की बता दीजिए, बोलिए फराज की दवाई। आपकी पार्टी तो कह रही है सरफराज तालीम को भी नौकरी दे दो शरद पवार की तारीख में। कोई एक शब्द नहीं बोला किसी ने भी। देखिए हमारी, राकेश जी, हमारी पार्टी जो है, मैं मानता हूं, देखिए आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं। ओहो, ये आज तो पूरा जर्नलिस्ट ही बने बैठे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे दूंगा, पत्रकारिता ठीक नहीं है। आज ये पत्रकार बुला के लगता है आपने, मुझे लग रहा है पॉलिटिकल आदमी की फॉर्म में। शिवम भाई, मैं लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर में काम कर चुका हूं। तो क्या करे, लीडिंग न्यूज़पेपर में काम करते हो, बाहर निकलो अब उससे। वो काम राकेश जी के पास है, आप नेता हो। अरे सर मेरी, अब शिवम जी मेरी बात तो सुनिए। मैं सुनिए। देखिए, जहां तक रही बात नौकरी देने की, तो भारत के वो तमाम नौजवान जिनको मोदी जी की सरकार ने बेरोजगार कर दिया है, हम लोग उनको नौकरी देने की बात करते हैं। अब मेरे 2 सवाल हैं। देखिए, बात अभी पीडीए की हुई, हम लोग पीडीए के लिए लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अब एक सरकारी, मैं आपको रिपोर्ट का जिक्र कर देता हूं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, इसको पढ़िएगा शिवम जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में आजकल दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारत सरकार की रिपोर्ट। अरे फराज की दवाई साहब, दलितों पर एट्रोसिटी हो रही है, अन्याय हो गया सर, इस पर आज नहीं हो रही है, कई बार चर्चा हो गई है। मैं बार बार कह रहा हूं सरफराज पर बोलिए, बार बार भाग जा रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं तालीम पर बोलिए, बार बार भाग जा रहे हैं। क्यों भाई? बहराइच में जो हुआ है, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर तो बोलिए ना उतना ही सरफराज पर, क्या दिक्कत हो जा रही है? आप कह रहे हैं सरफराज तालीम को नौकरी दे दो, आप कह रहे हैं देश में बेरोजगारी बहुत है, और आपके हिसाब से सरफराज तालीम भी बेरोजगार है। मैं ये बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, और उनमें सरफराज तालीम को भी मिलना चाहिए, उनमें सरफराज तालीम को भी मिलना चाहिए। अरे राकेश जी, आप मुझे बात ही नहीं पूरी करना चाहिए। और मैं पूछ तो रहा हूं ना। नहीं तो मैं नहीं फराज की भाई, यूपी में जितने बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सरफराज तालीम को भी नौकरी मिलनी चाहिए। जो बेरोजगार है उसको नौकरी, सरफराज तालीम को भी मिलनी चाहिए, सरफराज तालीम को भी मिलनी चाहिए। राकेश जी, जो बेरोजगार है, जो बहुत शानदार, नहीं बहुत शानदार है। मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं ही गलत समझ रहा हूं, या इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। शुभ रास्ता, शिवम आऊंगा, एक शुभ रास्ता की टिप्पणी। इंटरप्रिटेशन इनके नहीं ठीक है ना, आपने तो यहां पर कह दिया शुभ रास्ता, इन्होंने यूपी में जितने बेरोजगार उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सरफराज तालीम को भी नौकरी मिलनी चाहिए। मैंने सरफराज तालीम का नाम नहीं लिया, तो मैंने पूछा तो आपने मना किया। आप बोलिए सरफराज तालीम को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? हाँ तो ठीक है, मैं कहता रहा हूं, आप बोलिए बेरोजगार को नौकरी मिलनी चाहिए, सरफराज तालीम को नहीं मिलनी चाहिए। आप बोलिए फराज की भाई, सरफराज तालीम को नहीं मिलनी चाहिए नौकरी। इस देश के जितने बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। अरे फिर कह रहे हैं आप शुभ रास्ता, सरफराज तालीम को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ये नहीं बोल पा रहे फराज की भाई। राकेश जी, जब विषय नौकरी का नहीं है, जब विषय एक बहुत ही स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ है, वहां प्रोसेशन, हिंदुओं की तरफ से जो प्रोसेशन निकाला गया, उस दौरान सरफराज और उसके पिता और 2-3 और लोगों ने मिल करके एक प्लानिंग के तहत एक युवक की हत्या की है। अब ये मॉब लिंचिंग का मामला बनता है या ये इंडिविजुअल कॉन्स्पिरेसी का मामला बनता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन क्या हमारे देश के सियासतदानों और राजनेताओं में इतना ज़मीर है कि वो आज आकर के कह सके कि सरफराज और उसके पिता ने गलत किया? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ। नौकरी पे मैं बाद में बात करूंगी। नौकरी पे चूंकि किदवई जी ने कहा है कि मैं पढ़ती लिखती हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि किस मोमेंट में, किस विषय पर, किस तरीके से क्या बात करनी है। चूंकि मैं पढ़ती लिखती हूँ इनके हिसाब से, तो आज ये इशू सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक ही सीमित रहे और मुझे बताया जाए कि ये जो सरफराज ने किया और उसके पिता ने किया, ये किस कैटेगरी में आता है, ये किस कैटेगरी का क्राइम है? क्योंकि ये रैंडम बैठे बैठे नहीं हो गया, ये इंतजार किया गया कि प्रोसेशन होगा, इंतजार किया गया कि अब जुलूस निकलेगा
और उस जुलूस में कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया गया और उसमें एक युवक की हत्या होती है। अब इस बात पर इतनी साफगोई से कोई तो पक्ष होगा समाजवादी पार्टी का। ये पक्ष नहीं हो सकता है कि योगी के राज में मैं तो देख करके बता सकता हूँ, क्राइम देख करके बता सकता हूँ कि परपिट्रेटर कौन होगा और अक्यूज्ड कौन होगा और विक्टिम कौन होगा। ये लफाजियां हैं। इस स्पेसिफिक इंसिडेंट में बताइए कि कौन किसके साथ खड़ा है, सिंपल सी बात है। चलिए बताइए फराज भाई, 10 सेकंड 20 सेकंड आपको देता हूं। आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? राकेश जी, मैं शुभराष्ट्र और शिवम दोनों से पूछना चाहता हूं। नहीं, एक सेकंड में, शुभराष्ट्र और शिवम में अंतर है। एक सेकंड किदवई जी, ये सब चालाकियां नहीं चलेगी। आप नहीं, ये सब चलने नहीं दूंगी। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मैं यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ डेटा देख रही है और जो सिर्फ और सिर्फ विषय का मूल्यांकन करने बैठी है, मुझसे अगर वैसे बात कर सकते हैं तो कीजिए। ये जो लंबी चौड़ी व्याख्या की थी आपने कि पढ़ती लिखती है ये है, तो या तो आपने तंज कसा था, तो तंज भी कसा था, तो उसी तंज का जवाब, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है उसका स्पेसिफिक जवाब नहीं ठीक है, स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब चाहिए। और एक लाइन में बोलिए, आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? फराज किदवई, शुभराष्ट्र एक शेर सुनिए। आपने जो बात बोली, आपको मैं एक शेर सुनाता हूँ। मैं ये शेर की बात नहीं, आई एम रियली सॉरी टू से, यहाँ पर किसी एक परिवार नहीं, आप शेर सुनाए, युवक की कोई बैठकर वाह करने लगे और शेर सुनने नहीं बैठे। आप बताइए ना, सरफराज के परिवार के साथ या रामगोपाल के परिवार के साथ? मैं शुभराष्ट्र और त्यागी शिवम त्यागी जी को दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वही बात है, सवाल ये है कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा हुआ है किदवई जी, सुनिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्या आपका ताल्लुकात है और किस तरीके से आप लोग बात करेंगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। यूपी में दखल रखने के हिसाब से मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मिश्रा परिवार के साथ खड़े हैं या आप सरफराज के साथ खड़े हैं? सिंपल सवाल है। मुझे ना आपके लतीफों में इंटरेस्ट है, मुझे अगर शेर सुनना होगा मैं गालिब का सुन लूंगी, मैं निकाल कर पढ़ लूंगी। सुना रहा था आपको मैं गालिब का ही सुना रहा था। खैर नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है। आपसे जो सवाल पूछा गया बतौर वोटर, मैं एक नेता से सवाल पूछ रही हूँ। आप आज मिश्रा परिवार के साथ खड़े हैं, सरफराज के साथ खड़े हैं, सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब सिंपल होना चाहिए। देखिए शुभराष्ट्र जी, एक नेता, एक राजनीतिक विश्लेषक और शिवम त्यागी से एक सवाल पूछ रहा है कि मैं फिर कह रही हूँ आपसे, मुझे आपसे अब आप ऐसा नहीं, मैं आ रहा हूँ बीच में, इसमें समय जाया हो रहा है। मैं इसमें समय जाया हो रहा है और मैं मानकर चल रहा हूँ फराज किदवई साहब, या तो सर आप बता दीजिए, आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? एक शब्द लगेगा बोलने में, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं मान लूंगा कि आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, बचकर निकलना चाह रहे हैं, और फिर वही मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है। सर, मैं भारत के संविधान के, अरे नहीं, तो भारत का संविधान रामगोपाल के लिए नहीं है क्या? अजय वर्मा, फिर शिवम त्यागी आ रहा हूं। अजय वर्मा, यही सवाल आपसे, सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ खड़े हैं? ये ऑब्जेक्टिव डिबेट है, ये सर नो में बताना पड़ेगा। सवाल मैं कैसे पूछूंगा, ये मैं तय करूंगा ना कि मैं ऑब्जेक्टिव सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं लिखित सवाल पूछना चाहता हूं। औरों को 5-5 नहीं, औरों को आप 5-5, तो आपको भी समय दे रहा हूं। तो मैंने कब कहा कि आपको 2 सेकंड समय दे रहा हूं? भाई आप लीजिए ना, 1 मिनट लीजिए। लेकिन मैंने आपको सवाल क्या पूछा कि सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? आप अपनी डिबेट करिए, मैं सुनता रहूंगा दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ। 2 सेकंड का समय नहीं, आपको 2 सेकंड नहीं भाई, 1 मिनट दे रहा हूं। मैंने कहा ही नहीं कि आपको 10 सेकंड 20 सेकंड दिया। मैंने तो कहा कि सवाल पूछ रहा हूं कि आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? तो सवाल का जो हम आपसे पूछते हैं आप उसका नहीं बताते, तो आपको सवाल पूछने के लिए बुलाते हैं? पता है, हमारा सुन लीजिए। अरे आपको जवाब देने के लिए बुलाते हैं, जवाब दीजिए। डबल इंजन की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार से कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है। क्या महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे, बाबा सिद्दीकी जैसे राजनेता के हत्यारों का एनकाउंटर करेगा? हाँ नाम में बताइए राकेश। बाबा सिद्दीकी पहुंच गए, नाम में बताइए। अरे बाबा सिद्दीकी कहां पहुंच गए भाई? बाबा सिद्दीकी पर चर्चा हुई। अरे भाई, अरे और ये शिवा, नहीं ठीक है, आपका ये सवाल अपनी जगह ठीक भी हो सकता है। दूसरा बात, अरे अजय वर्मा, आपका ये सवाल ठीक भी हो सकता है, शिवम त्यागी जवाब दे देंगे, उनको क्या जवाब देना है? दूसरा, मेरे सवाल पर आइए। हाँ, दूसरा जवाब, दूसरा भी सुन लीजिए और तो सुन लीजिए। अभी मेरा 1 मिनट नहीं हुआ, आप इंटरप्ट। अरे लीजिए ना, लीजिए। दूसरा मेरा सवाल कि क्या एनकाउंटर जो सुल्तानपुर में, हाँ, जो सुल्तानपुर का बदमाश था, मैन एक्यूज था, 35 मुकदमे जिसके खिलाफ दर्ज थे उस डकैती में, एक सुनार की, एक ज्वेलर्स की जो गले को सजाने का काम करते हैं, सुनार और ज्वेलर्स, उसके 35 मुकदमे थे। क्या ठाकुर और सिंह होने की वजह से उसका एनकाउंटर नहीं किया गया? सजाती है मुखिया के सजाती होने की, वहां भी एक ठाकुर का एनकाउंटर हुआ, वहां भी एक ठाकुर का एनकाउंटर हुआ, भूल गए।
नहीं, उसका मैन की बात सुन लीजिए। शेर को छोड़ दोगे, बकरी को मार दोगे। तीसरा सवाल, क्या तर्क है भाई? सुन लो जरा, ये प्रोपोगेंडिस्ट जो है, मैंने इनके बीच में नहीं बोला था, सुन ले जरा। भारत एक संवैधानिक देश है और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार है। जब किसी के धर्म स्थल पर आप डीजे पे माँ बहन की गाली बजाएंगे और वहां जाके अपनी तो मार देंगे के जल्लूस, मतलब कांग्रेस पार्टी ये पक्ष ले रही है कि अगर कोई गाली देता है, अगर कोई कहीं जाकर मान लीजिए गलत हरकत किया, उकसाऊ हरकत किया या कुछ भी किया, तो कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि उसको मार देना चाहिए जान से। नहीं, नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार के लोग और उनके प्रोपोगंडिस्ट और गॉडसे के समर्थक ये काम, चलिए बहराइच पर आइए, वो मान लेंगे कि बहराइच पर आइए। अजय वर्मा जी, सरफराज के साथ या रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी है? हम हिंदुस्तान में संविधान के साथ खड़े हैं। अरे तो संविधान, नहीं, ये गोलमोल ना चलेगा, गोलमोल ना चलेगा। आपने 1.5-2 मिनट समय ले लिया लेकिन जवाब नहीं दे पाया। ये अजीब मजबूरी है शिवम त्यागी। रामगोपाल मिश्रा के साथ या सरफराज के साथ ये तय नहीं कर पा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। नहीं, तय नहीं कर पा रहे, जानते हैं उनको, वो पता है वो किसके साथ है। एक बड़ा सीधा सा, सिंपल सा, शालीन सा सवाल 5 मिनट दोनों प्रवक्ताओं से समाजवादी और कांग्रेस के से पूछा गया। उसमें उनसे कहा गया कि आप सरफराज के साथ हैं या रामगोपाल के साथ हैं। वो बात को लगातार घुमाते रहे, इधर उधर करते रहे, कुछ कहानियां सुनाते रहे, कहते हैं शेर सुनाते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो सरफराज के साथ हैं, क्योंकि रामगोपाल के साथ अगर होते तो सीधा कह देते कि भाई हम रामगोपाल के साथ हैं। जिस बच्चे की हत्या हो गई, जिसको 35 छर्रे लगे, जिसकी स्थिति खराब हुई, जिसको करंट लगाया गया, उनके बस की ये भी कहना नहीं है कि हम उसके साथ हैं, रामगोपाल के साथ नहीं है, ये सरफराज के साथ ही है। आप देखिए ना, कहीं पर भी चले जाइए, जब एनकाउंटर होता है मंगेश यादव का तो ये उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जब इस तरह की स्थितियां होती हैं सरफराज के साथ तो ये उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जब विकास दुबे का एनकाउंटर होता है तो उसने पुलिस वालों को मारा, उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन विकास दुबे के साथ खड़े हो जाते हैं। चोर, गुंडे, गैंगस्टर, लुटेरे, हत्यारे, इन्हीं सब के साथ खड़ा होना चाहिए। बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक काय दे रहा है लगातार, ये देखिए। अभी तो बोल रहे थे मुझे मेरे बीच में नहीं बोलना, मुझे समय नहीं मिला, लगातार चिल्ला रहे हैं। अरे जब कुछ बोलना ही नहीं है तो फिर चिल्लाते क्यों? टाइम को बर्बाद करना। सीधे सवाल का सीधा जवाब तो दे नहीं पाए आप गॉडसे के समर्थकों को एक मिनट अजय वर्मा, ये बैकग्राउंड कमेंट्री मत शुरू करिए भाई प्लीज। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कहूं कि इनकी आवाज ऑन एयर, उनकी आवाज ऑन एयर। आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, अभी इसी महाराष्ट्र में बदलापुर केस में एनकाउंटर हो गया तो आप लोगों ने रोना शुरू कर दिया था कि अरे बाप रे कैसे मार दिया। तो अभी इंतजार करिए सर। भाजपा के अंतरराष्ट्रीय ठीक है, चलिए मेरे बीच में शिवम त्यागी बजा रहे थे। शिवम त्यागी नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था। चलिए एक मिनट, शिवम त्यागी, वो बाबा सिद्दीकी के मर्डरर्स का क्या होगा वो पूछ रहे हैं, एक लाइन वो भी बोल दीजिएगा, इनको शांति मिल जाएगी। किसी को नहीं बख्शने वाले। बाबा सिद्दीकी का विषय जिस तरीके से है, 25 टीमें लगातार लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन मल्टीपल दिशाओं में अलग अलग तरीके से चल रहा है। कोई भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मुंबई हो चाहे महाराष्ट्र, वहां की कानून व्यवस्था हमारे पे आती है और हम उसकी पूरे तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं। हम किसी को नहीं बख्शेंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर उत्तर प्रदेश में पैरेलल कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करता है, किसी की हत्या करता है, तो उसके लिए भी 2 शब्द बोल दो। अभी भी लगातार बीच में बोले जा रहे हैं, क्या होने भाई? एक मिनट, सिर्फ शिवम की आवाज ऑन एयर जा रही है। थैंक यू। बस इतना कहना चाहता हूं कि अंततः लगातार अगर उत्तर प्रदेश का यह विषय चल रहा है तो इस पर बोलने से इतना बचा क्यों जा रहा है? मतलब आपके लिए रामगोपाल मिश्रा इतना अछूत हो गया है कि आप उसके बारे में 2 शब्द नहीं बोल सकते, चाहे उसको गोलियां लगे, चाहे उसको करंट लगे, चाहे उसको मार दिया जाए। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी इतनी मजबूर है कि नाम लेने से भी डर रही है। ठीक, शुभरास्ता 20 सेकंड शार्प। रामगोपाल का पक्ष नहीं लेना, सरफराज के साथ खड़े होना, क्या यह सिर्फ चुनावी मजबूरी, मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई, क्या है आपके हिसाब से? या पीडीए वाली लगता है कि यही एक रास्ता बचा है? ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा है राकेश जी? हाँ, आपसे ही पूछा है जी। राकेश जी, ये बात बिल्कुल क्लियर है ना। मैं तो चाह रही थी कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता स्पेसिफिक इस इशू पर अपना बयान रखते। बहुत सिंपल सा सवाल है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आम नागरिक की तरह अगर बात करूं, आप पीडीए को समर्थन दे रहे हैं या आप हिंदुओं के साथ खड़े हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन है, उस सिचुएशन में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या होती है और एक स्पेसिफिक कंडीशन में हत्या होती है, आप हत्यारे के साथ खड़े हैं
या उसके साथ खड़े हैं, उस परिवार के साथ खड़े हैं जिसने अपना एक जवान बेटा खोया? सिंपल सा सवाल है। इस सवाल बहुत का सिंपल सा सवाल था फराज किदवई साहब। और बात एनकाउंटर्स की आती है तो थोड़ा सा अपने अतीत में झांक लेते। जब मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 499 अपराधी मारे गए थे, एनकाउंटर्स हुए थे सबसे ज्यादा यूपी के इतिहास में। तो जरा उस दौर की भी याद कर लेते। लेकिन राम गोपाल मिश्रा सरफराज किसके साथ खड़े हैं आप तय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।